नमस्कार दोस्तों, तो हम श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के करंट अफेयर के प्रश्नों को देख रहे थे और 150 तक हमने देख लिया है। अब 151 से देखते हैं। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में ये बातें कही गई है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले है राज्य, फिर है रैंक। तो भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने और तीसरा स्थान तमिलनाडु ने, जबकि उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो 9वां रैंक है। तो यूपी एग्जाम के लिए, यूपी में कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है, जबकि पहला राज्य जो है वो है कर्नाटक। अच्छा, सबसे लास्ट राज्य कौन सा था? दिल्ली। और यूटी की श्रेणी में, यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में पहला स्थान दिल्ली राज्य का है और सबसे लास्ट स्थान लक्षद्वीप का है। पूर्वी राज्य या फिर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो सबसे पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है और लास्ट का कौन सा राज्य है इसको आप देख करके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हाल में किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, जब टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या पहले 50 थी, अब 52 हो चुकी है, यानी कि 52। और ये 52वां नंबर है। राजस्थान का टाइगर रिजर्व, कोई बिसधारी वन्यजीव अभ्यारण्य करके नाम है, उसी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। एक पहले शब्द कुछ है वो मैं भूल रहा हूँ इसलिए नहीं बोल पाया। अच्छा, टाइगर की बात कर रहे हैं तो 29 जुलाई आपको याद आ ही गया होगा क्योंकि 29 जुलाई टाइगर रिजर्व डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग का संबंध। नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, अभी हमने देख ही लिया था। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट कौन सा है, तो चलिए याद आ गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेघालय। मेघालय पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सबसे लास्ट राज्यों में आता है। और जबकि हमने ऐसे सिंपल राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहले स्थान पर पाया था और यूपी का क्रम जो है नवाचार सूचकांक में वो 9वां है। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र था और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सबसे पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 को लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए राज्यों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन को छोड़ देते हैं, सत्य कथन को पढ़ लेते हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को एक व्यापक 18 पॉइंट एजेंडा पेश किया गया है, ये सही है। दूसरा, वाणिज्य मंत्री द्वारा लॉजिस्टिक लागत को 13% से घटाकर 8% करने का भी आह्वान किया गया है, ये भी सही कथन है। तीसरा, इस सम्मेलन में कहा गया कि लॉजिस्टिक का मतलब 5R यानी सही उत्पाद को सही स्थिति में, सही जगह पर, सही समय पर, सही ग्राहक तक पहुंचाना है। तो विकल्प मतलब इसका जो ये सी है ये भी सही है और डी नंबर पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 156, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, जिसको नेवी भी बोलते हैं, NEVE नेवी, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों और कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 100 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि का पूर्वोत्तर क्षेत्रों का पहला और एकमात्र वेंचर फंड था, तो ये भी सही है। तीसरा, इसका मुख्य फोकस खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ केयर, पर्यटन, सेवाओं का पृथक्करण तथा IT क्षेत्र में शामिल उद्यमों पर है, तो ये भी सही है। इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 157, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो एक तो फैक्ट क्वेश्चन में ही हो गया कि रतले पनबिजली परियोजना कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। और कितना मेगावाट का है ये? तो 850 मेगावाट का है। यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर बनवाई गई है, जम्मू कश्मीर में है, 850 मेगावाट का है। तो ये 3 फैक्ट हो गया। जब चिनाब नदी की बात कर रहे हैं तो एक करंट में क्वेश्चन बार बार जो आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा देख लेते हैं। पूर्व ज्ञान हमारा क्या है? 51 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, सबसे पहला ज्ञान तो हमारा ये है कि ये गोवा में हुआ है। दूसरा ये कि फोकस कंट्री बांग्लादेश था। तीसरा ये कि बेस्ट फिल्म मिला था इनटू द डार्कनेस को स्वर्ण, अच्छा बेस्ट फिल्म अवार्ड जो मिलता है उसको स्वर्ण मयूर पुरस्कार बोलते हैं, और ये मिला है इनटू द डार्कनेस को 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है, जो कि गोवा में हुआ था, फोकस कंट्री बांग्लादेश था। अच्छा, ये तो हो गया। अब
इसका मिलान कर लेते हैं, क्या क्या था, ये पूर्व ज्ञान था हमारा। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया था 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? चेन नियन को चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? त्यूजू चुआन लियू थे। और जीवन पर्यंत योगदान के लिए जो अवार्ड मिला है विटोरियो स्टोरोरारो को मिला है। और इंडियन फिल्म्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? विश्वजीत चटर्जी को मिला है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट फिर से फिल्म सही है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। हम असत्य को नहीं, सिर्फ सत्य को देखेंगे। तो पहला है लिखा हुआ, इस महोत्सव में इस वर्ष बांग्लादेश को फोकस राष्ट्र का दर्जा दिया गया, कई बार रिपीट हो चुका है। दूसरा, इस महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी स्वर्ण मयूर पुरस्कार इनटू द डार्कनेस के लिए गया है, तो ये भी सही है। तीसरा जो सही कथन, इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोफिया स्टेफीज को उनकी फिल्म आई नेवर क्राई में भूमिका के लिए दिया गया है। तो आई नेवर क्राई एक मूवी था, उसमें ये एक्ट्रेस जो थी अभिनेत्री वो जोफिया स्टेफीज थी। इन्हीं को 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो एक फैक्ट और जुड़ गया। फिर से मैं कलेक्ट कर देता हूँ फैक्ट को। फोकस कंट्री बांग्लादेश, हुआ कहाँ था? ये गोवा में हुआ था और जनवरी 2021 में हुआ है ये, ठीक है। और क्या था इसमें? अच्छा हाँ, बेस्ट फिल्म किसको मिला है? बेस्ट फिल्म अवार्ड तो इनटू द डार्कनेस को मिला है। और बेस्ट अवार्ड जो होता है वो स्वर्ण मयूर पुरस्कार के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो सत्य कथन है सिर्फ उसको देख लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। पहला कथन, इस वर्ष इस समारोह की अध्यक्षता सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने की। तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है इस वर्ष का, उसकी अध्यक्षता चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने की थी। दूसरा, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान थी, ये भी सही है। और डी नंबर, इस दिवस का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ संबंध मजबूत करना एवं उन्हें उनकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना है। तो ये भी सही है। अच्छा, गलत क्यों हुआ सी नंबर पता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ यह समारोह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि आप और हम दोनों जानते हैं कि 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा 10 जनवरी चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो 10 जनवरी से याद आ रहा है कि विश्व हास्य दिवस यानी हंसने का, तो विश्व हास्य दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 9 जनवरी को ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान यानी बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बनरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसके विकल्प में ही एक और फैक्ट है क्या? जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बनरघट्टा जीविका उद्यान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और ये प्रथम भारत का तितली उद्यान भी है, बटरफ्लाई पार्क भी है। नेक्स्ट, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल यानी इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सिचुआन तिब्बत रेलवे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, सिचुआन तिब्बत रेलवे परियोजना चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत को तिब्बत में लिंझी तक जोड़ता है। तो ये सही कथन है। नेक्स्ट, पहला ही कथन था ना? हाँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यह रेलवे परियोजना तिब्बत को शेष चीन से जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग है। जी नहीं, पहला रेल मार्ग नहीं है ये, इसलिए विकल्प ए केवल एक सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। तो विकल्प मतलब पहला कथन सही हो गया। दूसरा, वर्ष 2023 से 24 तक भारत सरकार की 5000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स स्थापित करने की योजना है। तो 23-24 तक 5000 बायोगैस प्लांट स्थापित होगा। तो दोनों कथन सही हो गया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, खाद्य मूल्य सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसको FAO बोलते हैं। और जब FAO के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और FAO की हेड क्वार्टर रोम में है, रोम इटली। और इसके जो हेड हैं अभी ये करंट अपडेटेड है, ये हेड हैं अभी क्यू डोंग्यू, फिर से बोलता हूँ क्यू डोंग्यू, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के ये हेड हैं अभी। तो विकल्प डी इसका आंसर था। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन, 43% यानी 43% व्यवसायियों ने प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए अपने कार्यबल को कम करने का संकेत दिया है। ये कथन सही है। दूसरा,
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक 85 मिलियन मानव रोजगार को मशीनों द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। तो ये भी द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कह रहा है। ये मेंस में भी अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है इस फैक्ट को। तीसरा, मनुष्यों, मशीनों तथा एल्गोरिदम के बीच श्रम के नए विभाजन के तहत 97 यानी 97 मिलियन नई भूमिकाएं उभर सकती है। तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। 167, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, इसकी शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने जून 2020 में की थी, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो फाइनेंस सुविधा प्रदान की जा रही है, तो ये दोनों कथन सही हो गया, विकल्प सी इसका आंसर है। अच्छा, इसमें कई फैक्ट छुपे हुए हैं जिससे क्वेश्चन और तरीके से बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई, तो जून 2020 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय विकास मंत्रालय के द्वारा। या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया गया एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है का नाम क्या है, तो रुद्रम। दरअसल रुद्रम का डेवलपमेंट DRDO ने किया है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है जो कि सफल रहा, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, यह पुरस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक रोजर पेनरोज तथा अमेरिकी वैज्ञानिक रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, 3 लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है और इसमें से एक रोजर पेनरोज हैं और दूसरा रेनहार्ड गेंजेल हैं और तीसरा एंड्रिया गेज हैं। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, एंड्रिया गेज भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला होंगी। तो ये बात गलत है, ये पहली महिला नहीं है, इनसे पहले भी किसी को मिल चुका है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार महिला वर्ग में। तो पहला कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, केवल एक। लेकिन कुछ बात को और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिकी में मिले नोबेल पुरस्कार का आधा राशि किसे मिलेगा, तो रोजर पेनरोज को मिलेगा और बाकी में आधा जो बचेगा उसमें से अन्य 2 को मिलेगा। मतलब ये होगा कि अगर 100 रुपये नोबेल प्राइज है तो रोजर पेनरोज को 50 रुपये मिल जाएंगे और शेष 50 रुपये में से रेनहार्ड गेंजेल को 25 रुपये और एंड्रिया गेज को 25 रुपये मिलेंगे। हालांकि नोबेल प्राइज में 100 रुपये नहीं मिलते हैं, किसी भी किसी पुरस्कार में सबसे ज़्यादा राशि अगर किसी मिलता है तो नोबेल प्राइज में ही मिलता है। अच्छा, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स मैंने यहाँ कलेक्ट करे हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ शुरू कब से हुआ है, तो 1901 में से, मतलब 1901 से शुरू हुआ है नोबेल प्राइज़ दिया जाना। क्यों दिया जाता है, तो ये दरअसल स्वीडिश वैज्ञानिक थे एक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। और किन्हें दिया जाता है, तो जो पिछले वर्ष मानव जाति के फायदे के लिए कुछ अतुलनीय योगदान दिए हैं जमाने को, तो उनको दिया जाता है और 6 क्षेत्र में दिया जाता है ये। और इस वर्ष का शांति पुरस्कार किसे मिला था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार तो ये मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लूक को मिला था। नेक्स्ट, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य क्या है, अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, तो ये भी सही है। तीसरा, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक टनल का निर्माण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, तो ये भी कथन सही है, उपयुक्त सभी, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अटल टनल किस दर्रे से संबंधित है, तो रोहतांग दर्रे से संबंधित है। नेक्स्ट, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित मिशन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे मतलब हायाबुसा 2 को इसे क्षुद्र ग्रह 162173 रिग्यू से नमूना लेकर वापस धरती में लाने के लिए भेजा गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों सही, इसलिए विकल्प सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब हायाबुसा 2 के बारे में 2 फैक्ट सिर्फ याद रखना है। पहला ये कि हाक्सा यानी कि जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित मिशन है हायाबुसा 2, और हायाबुसा 2 है दरअसल क्या, तो अंतरिक्ष यान है एक तरीके का। और इसका काम क्या रहेगा, इसका काम ये रहेगा कि एक क्षुद्र ग्रह है 162173 रिग्यू नाम इसका, वो वहाँ से जा करके नमूना वापस लेकर के धरती पे आ जाएगा, बस यही काम है। नेक्स्ट, वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन क्या लिखा हुआ है, इस नीति के तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा नहीं मानता है। तो ये बात सही है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तो मानता है, लेकिन वो कोई दूसरा नीति है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा नीति है वो, लेकिन कोई दूसरा नीति है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दुनिया के अधिकांश देश चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने ताइवान को मान्यता दी है। तो ये दूसरा कथन तो मतलब कई ऐसे बात हैं जिसके कारण ये गलत हो गए, एक से अधिक बात हैं गलत होने के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, चीन कुल 15 देशों में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP का गठन करने के संबंध में आभासी तौर पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला तथ्य, इस समझौते के दायरे में विश्व भर की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियां शामिल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, मुख्यतः इस समझौते के तहत सदस्य देश टैरिफ को कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे। तो ये भी सही है। तीसरा, इस समझौते में अमेरिका शामिल नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या लिखा है, भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए नहीं, RCEP में भारत शामिल नहीं है, इसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कुछ डोमेस्टिक सिक्योरिटी को लेकर के, डोमेस्टिक बिजनेस सिक्योरिटी को लेकर के। तो इसलिए डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, RCEP में कुल कितने सदस्य हैं? कुल 15 सदस्य हैं, 10 आसियान देशों के और 5 अन्य हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरानोटिक्स ड्रग कैंडिडेट का विकास किया है? थेरानोटिक्स मतलब एक प्रकार का नैदानिकी थेरेपी है। तो इसका विकास किया जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। तो बिल्कुल लाइफ इन मिनिएचर परियोजना से संबंधित ये बात सही है। दूसरा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिजाइन की गई पहली ऑगमेंटेड रियलिटी संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं। तो ये दोनों कथन दरअसल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, इसका मतलब कोई दूसरे मंत्रालय के तहत है। ये पूछ क्या रहा था, यही तो पूछ रहा था ना, तो दोनों कथन गलत हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को संशोधित व अधिसूचित किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित और अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला तथ्य क्या है, जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इसके तहत 2030 तक गांव के हर घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सिर्फ सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, गृह मंत्रालय और पंचायती राज, तो इसमें एक फैक्ट मैं बोलना भूल गया। दरअसल जो पंचायती राज सिस्टम जो होता है और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में होता है तो शायद वो गृह मंत्रालय देखता है। नेक्स्ट, और ऊपर वाला जो प्रश्न था इसमें भी मैं बोल देता हूँ, ये लगता है मैं भूल गया हूँ। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के बारे में थोड़ा सर्च करने की आवश्यकता है, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये बेंगलुरु में रखी गई है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 घोषित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य, NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा तथ्य क्या है, NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, इसे रूस ने विकसित किया है, इसे सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल S-400 मिसाइल के बारे में सही है और ये डिफेंस सिस्टम है एक तरीके का। दूसरा क्या लिखा है, भारत ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील, मतलब भारत में भी डील हुई है। तो अब देखिए इसमें लिख रहा है कि सही नहीं माना है,
जबकि मैंने नेट पर जो देखा है तो उसमें बता रहा है कि 2018 में डील हो गई है भारत के साथ। तो इस क्वेश्चन की पुष्टि थोड़ा करना पड़ेगा। ऊपर वाला कथन तो बिल्कुल सही है। अब भारत के संबंध में जो S-400 से लिखा हुआ है तो नेट पे मैंने कई बार चेक किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस सबका न्यूज के थ्रू, तो 2018 में नेट पर दिखा रहा है कि हो गया है। तो इसको अपने स्तर पर जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को IPPV को लॉन्च किया था। तो ये कथन सही है, PM नहीं लॉन्च किया था इसको। IPPV मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। दूसरा, IPPB ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का अनुभव कराने के उद्देश्य से अपनी डिजिटल भुगतान सेवा डाक पे की शुरुआत की है। तो ये दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? यह चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR का हिस्सा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के बारे में। दूसरा, भारत CPEC का समर्थन करता है। बिल्कुल गलत बात है, भारत समर्थन नहीं करता है, विरोध करता है। तो क्योंकि उसका वो स्ट्रेटेजिक कुछ चीज़ें हैं सामरिक सुरक्षा को लेकर के शायद। 183, समर्थ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। तो ये बात भी समर्थ योजना के संदर्भ में सही है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो भारत द्वारा स्टिल्थ फ्रीगेट का निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट 17A। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्विट्जरलैंड और वियतनाम को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में रखा है। ये मैनिपुलेटर नहीं है, करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में रखा है। करेंसी मैनिपुलेटर क्या है? तो करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब दरअसल है डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा का कृत्रिम अवमूल्यन। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्रा नेवी 2020 का आयोजन हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला तथ्य क्या लिखा हुआ है? यह द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई है। तो बिल्कुल गलत है। दरअसल इंद्र नेवी जो नौसेना अभ्यास है भारत और रूस के बीच में, ये 2003 में शुरू हुई है। और द्विवार्षिक तो है, ये बात सही है, लेकिन 2003 में शुरू हुई है। तो इंदिरा नेवी भारत और रूस के बीच द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है, 2003 में शुरू हुई है। ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, इस अभ्यास का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा पिछले कई वर्षों में हासिल की गई अंतर संचालन दक्षता को और मजबूत करना है। अभी अंतर संचालन होना चाहिए, मेरे ख्याल से अंतर लिखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है, केवल 2 इसका सही है, बाकी 1 गलत था। नेक्स्ट, किसान रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किसान रेल के संचालन की घोषणा की थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह ट्रेन कम समय में सब्जियों फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी। तो ये भी कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहली किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देवलाली से, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चला था। तो ये एक हो गया। दूसरा फैक्ट ये भी हमने देखा था कि दूसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ चला है? तो अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चला है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। अच्छा, किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है SDI में? तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्या लिखा हुआ है? इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये भी बात सही है, इसलिए बी नंबर 1 और 3 189। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2020 अक्टूबर 2020 को असम के जोगी घोपा
जगह का नाम है जोगी घोपा, में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पार्क का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। दोनों सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, अच्छा 2020 है, इसको मैंने अपडेट कर दिया है, 2021 का अब आ चुका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ देता हूँ सिर्फ फैक्ट को। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार क्या है, भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 46वां है, यानी कि पहले से सुधार हुआ है 2 अंक का। तो पहले था पिछले 2020 में 48वां था, अब 2021 में 46वां हुआ, यानी 46th रैंक आया है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके कुछ नाम है इसका। और सबसे फर्स्ट जो आया है ग्लोबल इनोवेशन यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में, वो स्विट्जरलैंड देश आया है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग याद रखना है 46वां है, पिछले वर्ष 48 था, यानी 2 रैंक का सुधार हुआ है। नेक्स्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यूएन द्वारा प्रकाशित एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 से पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है तो सदी के अंत तक यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी, जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 7% तक की गिरावट आ सकती है। तो ये दोनों कथन सही है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, आकाश मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। बिल्कुल गलत है, आकाश मिसाइल दरअसल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है मध्यम दूरी की, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। हाँ, आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर के आसपास है। और तीसरा कथन, नई व आधुनिक क्षमताओं से युक्त होने के कारण इसे आकाश नई जनरेशन नाम दिया गया है। तो 2 और 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहले जो सत्य है उसको पढ़ लेते हैं। नेताजी के जन्म दिवस को भारत सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आ रहा है ये। दूसरा जो सही कथन, इस अवसर पर नेताजी की स्मृति में 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया गया। तो 125वां जयंती था, इसलिए 125 रुपये के डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट जो सही है डी नंबर, इस अवसर पर नेताजी द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के दिग्गजों को उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी बात सही है, जबकि ये जो सी नंबर है वो गलत है, तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चुनिए। तो पहला विकल्प क्या है, मतलब पहला कथन क्या है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर ने 20 जनवरी 2021 को USA के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस ने USA के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प सी सही हो गया। अच्छा, जो बाइडन है, जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति तो है ही, और अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है। और उसी तरीके से कमला हैरिस जो हैं 49वें यानी 49th उपराष्ट्रपति तो हैं ही, और साथ में साथ ये पहली महिला उपराष्ट्रपति एशियन मूल से हैं शायद ये। नेक्स्ट, गोल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसे गोल्स फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल के रूप में जाना जाता है, एकदम सही है। दूसरा, आयु के मुताबिक फिटनेस प्रोटोकॉल से संबंधित है गोल्स, ये भी सही है। तीसरा, 5 से 18 वर्ष और 18 से 65 वर्ष तथा 65+ वर्ष आयु वर्गों के लिए गोल्स फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल निर्धारित किए गए हैं। तो ये तीनों सही, इसलिए विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमेरिका 6 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। तो ये कथन सही है। अच्छा, इसमें सही पूछ रहा है ना कि और कुछ पूछ रहा है, एक बार देख लेता हूँ तब पढ़ूंगा, तो गलत। हाँ बिल्कुल सही पूछ रहा है। तो पहला कथन हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कि अमेरिका 6 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन UNO से संबंध एक स्वायत्त निकाय है, ये भी सही है। तीसरा, WHO की स्थापना अप्रैल 1948 को हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, बिल्कुल सही है ये। और चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है कि WHO के वर्तमान महानिदेशक इथोपिया के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस नाम है,
कैसा कैसा नाम है। तो टेड्रोस अधनोम ग्रेबेसियस ये जो नाम है और सही नाम है, दरअसल मैंने इसको चेक किया गूगल से, तो इथियोपिया के हैं ये, और यही वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो चारों सही हो गया, इसलिए विकल्प डी 1 2 3 4। नेक्स्ट, वन प्लैनेट सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वन प्लैनेट सम्मेलन के संबंध में पहला कथन देखते हैं। लिखा हुआ है जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा सम्मेलन? वन प्लैनेट सम्मेलन, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर था, ये भी सही है। तीसरा, इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने किया, यह भी सही है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यह जैव विविधता हेतु 5वां वन प्लैनेट सम्मेलन है, ये गलत है। और यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जैव विविधता से याद आया, जैव विविधता शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? डब्ल्यू जे रोजन ने किया है 1985 में, ठीक है। और इसके ठीक 3 साल बाद हॉटस्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स के द्वारा। अच्छा, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीनों फैक्ट को मैंने रिकलेक्ट कर दिया है, पहले दरअसल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो बाइडेन कैबिनेट के संदर्भ में है ये बातें, तो सारे सुमेलित हैं, बस सिर्फ एक को छोड़ के, तो सुमेलित वाला पढ़ देता हूँ। जेनेट एलन वित्त मंत्री हैं जो बाइडेन के कैबिनेट में, लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री हैं जो बाइडेन के कैबिनेट में, और एंटनी ब्लिंकेन ये विदेश मंत्री हैं जो बाइडेन के कैबिनेट में। और फिर लास्ट में जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो गलत छोड़ देता हूँ। अच्छा, जो बाइडेन के संबंध में अभी हमने देखा था कि ये 46वें राष्ट्रपति हैं, 46वें थे ना, हाँ 46वें राष्ट्रपति हैं शायद, और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में, ठीक है। और इनकी जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला देवी हैरिस हैं, और ये 49वें यानी 49th राष्ट्रपति हैं। ये 46वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और 49वें उपराष्ट्रपति हैं कमला देवी हैरिस, और जो बाइडेन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। नेक्स्ट, भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट के दौरान भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अपनाया गया था? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण से संबंधित दस्तावेज को अपनाया गया था। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब जल्द ही आएगा नेक्स्ट वीडियो।